The topic for the today's discussion is Cold War. Cold War is a very important concept of international relation. The Cold War starts immediately after the end of Second World War, when two superpowers emerge and bipolar order established in the world. First, we would like to discuss a concept, a general introduction of Cold War. पहले हम कोशिश करेंगे इसको जनरली समझने के लिए. What is the meaning of the Cold War? The term Cold War was first coined by Bernard Baruch. पहली चीज़ ये है कि इसको एक अमेरिकन स्टेट्समैन बर्नार्ड बेरुच ने इसको कॉइन किया था. इसको इस टर्म को वजूद में लाया था एक अपने एड्रेस में कि हमें अपने आप को अब धोखा नहीं देना चाहिए, बल्कि हम इस वक्त इस सूरत हाल में है, इस कंडीशन में है कि एक शुरुआत हो चुकी है एक हॉस्टाइल स्टेट दोनों पावर्स के दरमियान, यूएसए एंड यूएसएसआर. और ये फातेह थे ऑफ सेकंड वर्ल्ड वार. सेकंड वर्ल्ड वार में ये दो पावर्स जो थे और इनके जो अलाइज थे वो दे गॉट अ विक्ट्री अगेंस्ट देयर अपोनेंट्स अलाइड पावर, और ये बिलोंग करते थे एक्सिस पावर को. टर्म वाज टेकन अप बाय द वॉल्टर लिपमैन. वॉल्टर लिपमैन ने इस टर्म को मशहूर किया बाय डिस्क्राइबिंग दिस टर्म, and he described this term as the tension and conflict in the bilateral relationship of the USA and USSR in post Second World War. वो कहते हैं कि एक टेंशन का माहौल, एक कन्फ्लिक्ट का माहौल था बायलेटरल रिलेशनशिप में, दोनों के आपसी रिलेशंस में, USA एंड USSR के रिलेशन में सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद. फर्दर वी कैन डिस्क्राइब इट एज ए स्टेट ऑफ कंस्टेंट कन्फ्लिक्ट. ये कंस्टेंट कन्फ्लिक्ट थी, तकरीबन 40 ईयर तक ये कन्फ्लिक्ट रही. डायरेक्ट एक दूसरे के मद्दे मुकाबले ये दोनों सुपर पावर नहीं आए, बल्कि इंटेंशन दोनों की थी. एक पोल चाहता था दूसरे पोल को पिछाड़ कर हटाकर एक यूनिपोलर ऑर्डर क्रिएट करना. दोनों चाहते थे सोल सुपर पावर बनना. सुप्रीमेसी के लिए एक लड़ाई थी ये. एक ऑब्जेक्टिव लॉ भी है कि जो अक्सर जब जंग होती है तो जंग के बाद जो जीत जाते हैं उनके दरमियान भी एक दोबारा से एक स्टेट ऑफ वार, जिसे हम कहेंगे एक जंग की कैफियत या जंग शुरू हो जाती है. कुछ भी जो उसका जो फ़ायदा मिला होता है जंग से उनको उसको या तो उसके शेयर पर या तो उसको उस सुप्रीमेसी के लिए वो जंग उनके दरमियान हो जाती है. तो इसे हम कहते हैं स्टेट ऑफ सस्पेशन. भी एक शक की स्टेट बन गई उन दोनों के दरमियान. मिसट्रस्ट, भरोसा नहीं एक दूसरे के ऊपर था. इट वाज द स्टेट ऑफ एंटागोनिज्म, एक दूसरे के साथ दुश्मनी थी, हॉस्टाइलिटी थी विदाउट डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन. कोई डायरेक्ट वार नहीं थी. इट वाज नॉट अ डायरेक्ट वार और अ हॉट वार और एक्चुअल वार, बट इट वाज अ वार ऑफ नर्व्स. वार बाय मीन ऑफ डिप्लोमेसी, सफारत के ज़रिए एक जंग थी अपना एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए और अपने आप को सोल सुपर पावर बनाने के लिए और दूसरों को हटाने के लिए. इसकी डेफिनेशन में आता है कि ये वार बाय प्रोपोगंडा भी था. कॉन्स्पायरेसी, प्रोपोगंडा के ज़रिए एक दूसरे के ख़िलाफ़ इस कोल्ड वार में चीज़ें हुई. इसको वार ऑफ नर्व्स भी कहते हैं. ब्रेन वार भी थी. दोनों तरफ से डिप्लोमेसी और अपने जहन का खूब इस्तेमाल करके दूसरे अपने हरीफ, अपने अपोनेंट को शिकस्त देने की कोशिश की गई इसमें कोल्ड वार में. इसको हम कहते हैं कन्फ्रंटेशन बाय देयर रेस्पेक्टिव आइडियोलॉजीज, कैपिटलिज्म विज़ सोशलिज्म. एक तरफ से कैपिटलिज्म की आइडियोलॉजी थी, दूसरी तरफ से सोशलिज्म की आइडियोलॉजी थी.
कैपिटलिस्ट आइडियालॉजी को एडवोकेट करता था यूएसए, और सोशलिस्ट आइडियालॉजी को रिप्रेजेंट करता था दूसरी तरफ से यूएसएसआर। और दोनों इन आइडियालॉजीज़ को मुख्तलिफ मुल्कों में फैलाना चाहते थे। उस वक़्त का जो वर्ल्ड आर्डर बना हुआ था, उस वर्ल्ड आर्डर में अपनी डोमिनेंस हासिल करने के लिए, हेजीमोनी हासिल करने के लिए और अपनी आइडियालॉजीज़ को इम्पोज वो करना चाहते थे उन एरियाज़ पे। वार ऑफ स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस भी से कहा जाता है। कोल्ड वार इज़ कॉल्ड एज ए डिप्लोमेटिक स्ट्रगल बिटवीन द टू सुपर पावर आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार फॉर द वर्ल्ड सुप्रीमेसी। इसकी एक डेफिनेशन ये भी है कि ये सफारती कोशिश थी दोनों तरफ से वर्ल्ड सुप्रीमेसी हासिल करने के लिए, एक वर्ल्ड डोमिनेंस हासिल करने के लिए, वर्ल्ड हेजिमन बनने के लिए। और एन एक्सप्रेशन ऑफ टू इनकम्पेटेबल वे ऑफ लाइफ, ये एक एक्सप्रेशन भी था। एक वर्ल्ड वार दो जो इनकम्पेटेबल, जो आपस में कंपीट नहीं कर सकते थे, कंपेटेबल नहीं हो सकते थे, ज़िंदगी के दो तरीके, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी। इट इज़ एन एग्जिस्टेंस ऑफ टेंस एटमॉस्फेयर ऑफ डिवीजन एंड डिस्ट्रस्ट। ये कोल्ड वार को हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि कोल्ड वार को इस तरह से भी हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कि वजूद था एक टेंशन भरे माहौल का, इसमें डिवीज़न था, डिस्ट्रस्ट था, एंटागोनिज्म था। फर्दर कोल्ड वार वाज, इसका मेनली फोकस जो था ऑन द पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज के ऊपर था, पॉलिटिकल इश्यूज़ के ऊपर था। वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कोल्ड वार वाज टू एक्सटेंड देयर रेस्पेक्टिव आइडियालॉजीज। जो हमने पीछे पढ़ा कि दोनों चाहते थे अपनी रेस्पेक्टिव आइडियालॉजी, जो उनकी आइडियालॉजी थी, उसको दुनिया के दूसरे मुल्कों में ले जाना, और एक पावर दूसरे पावर को कंटेन करने की कोशिश कर रही थी, उसे रोकने की कोशिश कर रही थी, उसकी आइडियालॉजी को रोकने की कोशिश कर रही थी कि उसकी आइडियालॉजी दूसरे की आइडियालॉजी के आगे ना जाए किसी भी एरिया में, ईस्ट में या वेस्ट में। इट वाज आल्सो ब्लॉक पॉलिटिक्स थी ये, इसको हम एक ब्लॉक सियासत भी कहते हैं। दो ब्लॉक्स बने हुए थे, एक सोवियत ब्लॉक एक तरफ से था और दूसरे तरफ से यूएसए का ब्लॉक था। आफ्टर द एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वार बोथ यूएसए एंड यूएसएसआर वांट टू चेंज बाइपोलर ऑर्डर इनटू द यूनिपोलर ऑर्डर बाय डिफीटिंग ईच अदर। दोनों चाहते थे यूएसए भी एंड यूएसएसआर वो एक यूनिपोलर वर्ल्ड, यूनिपोलैरिटी, जिसमें दोनों की इंटेंशंस ये थी कि मैं रहूं सोल सुपर पावर दुनिया में, और दूसरा जो है दूसरे के प्रेजेंस में मेरा सोल सुपर पावर होना पॉसिबल नहीं हो सकता है। इसलिए दोनों तरफ से ये इंटेंशन थी कि एक ही मास्टर रहे दुनिया का, एक ही डोमिनेंट पावर रहे और दूसरा हट जाए, कोशिश थी दोनों तरफ से। अल्टीमेट एम वाज टू डिफीट राइवल ब्लॉक, और जो उसका दुश्मन ब्लॉक उसे लगता था उसको वो डिफीट करना चाहता था। ये अल्टीमेट एम था कोल्ड वार का। बाय इंक्रीजिंग देयर ओन स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, बाय एंडिंग अदर्स इन्फ्लुएंस, दूसरे का इन्फ्लुएंस ख़त्म करके वो अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहता था, अपना दायरा बढ़ाना चाहता था अपने इन्फ्लुएंस का, अपनी आइडियालॉजीज़ के ज़रिए, अपनी दूसरे डिप्लोमेटिक एक्टिविटीज़ के ज़रिए। ये कोल्ड वार का एक मैन